योजनाबद्ध तरीके से सरसों की खेती को अपनाया जाए तो इसकी बम्पर उपज तो हासिल की ही जा सकती है, साथ ही साथ अपने मुनाफे को भी कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक स्तर पर चीन और कनाडा के बाद हमारे ही देश में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब सरसों का इतना जिक्र हो गया है तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का कार्यक्रम सरसों पर आधारित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम विस्तार से आपको सरसों के बारे में बताएंगे। सरसों के फायदे क्या हैं, किस किस रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसकी खेती कैसे की जा सकती है, किस तरह के प्रबंधन किए जा सकते हैं, तमाम बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सरसों ब्रैसिकेसी फैमिली का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका है। काली सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका निग्रा है। सरसों की फसल के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में सरसों की खेती रबी के मौसम में की जाती है। इसके लिए औसत तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड काफी उपयुक्त माना जाता है। भारत में तिलहनी फसल के रूप में प्रमुख फसल मानी जाने वाली सरसों की बुआई के वक्त 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कटाई के समय 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेहतर माना जाता है। सरसों की खेती देश के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में प्रमुखता से की जाती है। हिंदी में एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत सरसों की फसल पर भी लागू होती है। सरसों के बीज से जहाँ तेल प्राप्त होता है, वहीं तेल निकलने के बाद बचे अवशेष, जिसे खली कहा जाता है, इसे पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। खली की बिक्री से भी किसानों को काफी फायदा होता है। सरसों का साग एक बहुत ही लाभदायक सब्जी मानी जाती है, जो सभी की सेहत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसकी सब्जी पेट की पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मददगार मानी जाती है। सरसों की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसे कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कम पानी वाले क्षेत्र राजस्थान में ये बेहतरीन फसल मानी जाती है। यही कारण है कि सरसों की सबसे अधिक पैदावार राजस्थान में ही होती है। सरसों की खेती करना चाहते हैं आप तो बता दें आपको कि इसके लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए एक ऐसे क्षेत्र की जरूरत होती है जहां पर जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। जब हम बुआई कर रहे हो तो तापमान कम रहना चाहिए और कटाई के समय जो तापमान है करीब 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो ये बिल्कुल सही माना जाता है। बता दें आपको कि सरसों की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, बीज कैसा हो, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देते हैं ताकि आप आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके और अपनी आय को बढ़ा सके। सरसों की खेती के लिए 5.8 से 6.7 पीएच वाली भूमि अच्छी पैदावार के लिए बेहतर होती है। सिंचित क्षेत्रों में खरीफ की फसल की कटाई के बाद पलेवा देकर सरसों की बुआई करना अच्छा होता है। सरसों की फसल लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह 3 से 4 बार जुताई कर लें। पहली जुताई के समय 4 से 5 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालकर जुताई करें। सरसों के बीज की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर से अधिक न रखें। सरसों के साथ अन्य सहफसली खेती कर रहे हैं तो ये दूरी और अधिक रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सरसों की खेती के बारे में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के शस्य विज्ञान संभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कपिला शेखावत का क्या कहना है। सरसों की खेती से अधिक पैदावार के लिए अच्छे और उन्नत बीजों का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो किस्मों का चुनाव करने के लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या प्रगतिशील किसानों से एक बार जरूर सलाह लें। सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, पूसा तारक, पूसा जगन्नाथ, गिरिराज आदि शामिल है। अगर किस्म की चुनाव की बात करें तो इन्हीं समय पर बोई गई जो सरसों की किस्में हैं उसमें पूसा संस्थान से भी बहुत अच्छी अच्छी किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें पूसा बोल्ड है, पूसा जगन्नाथ है, पूसा जय किसान है, पूसा तारक है, पूसा विजय एक बहुत अच्छी किस्म है। उसके अलावा NRC DR2
NRC HB 506 किस्म बहुत अच्छी है और गिरिराज भी एक बहुत अच्छी किस्म है। लेकिन आजकल क्वालिटी मस्टर्ड या गुणवत्ता के आधार पे अगर अपन बात करें तो हम कहते हैं सिंगल जीरो वेराइटीज। इसमें जो तेल होता है, जो खाद्य तेल है सरसों का, इसमें इरूसिक एसिड की मात्रा 2% से कम पाई जाती है। तो सिंगल जीरो वेराइटीज में पूसा करिश्मा एक बहुत अच्छी किस्म है। उसके अलावा पूसा मस्टर्ड या पूसा सरसों 21, पूसा मस्टर्ड 24, पूसा मस्टर्ड 29, 30 और 32 ये अच्छी किस्में हैं जो सिंगल जीरो वैरायटीज के नाम से जानी जाती हैं। कुछ डबल जीरो किस्मों का भी विकास किया गया है, जिसमें एक तो इरूसिक एसिड की मात्रा 2% से कम होती है, उसके साथ ही साथ खली में ग्लूकोसिनोलेट का जो मात्रा है वो भी कम होती है। उसके अंदर हमारी पूसा मस्टर्ड 31 और पूसा मस्टर्ड 33 दोनों बहुत ही अच्छी किस्में हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से परामर्श कर क्षेत्र में सफल होने वाली प्रजातियों के बीज को ही खेत में लगाने में प्राथमिकता दें, जिससे बेहतर व अधिक मुनाफा मिल सके। सरसों की पैदावार अच्छी प्राप्त करने के लिए बोने से पहले से बीज का उपचार किया जाना जरूरी होता है, जिससे पौधों को हानिकारक कीटों से बचाया जा सके और उन पर रोग का प्रकोप न होने पाए। अगर सरसों में बात करें तो करीब सिंचित क्षेत्रों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम चाहिए। इसके साथ ही जो सल्फर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो तेल की मात्रा को इसमें बढ़ाता है, उसकी करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको मात्रा चाहिए। और एक बोरोन भी आपने देखा होगा। तो बोरोन का कार्य ये होता है कि ये जो फूल आने के बाद में जब इसमें फली बनती है तो फली के ऊपरी हिस्से आपने देखे होंगे कभी कभार खाली रह जाते हैं, तो सीड सेटिंग नहीं हो पाती। वो बोरोन की कमी का एक खास लक्षण है। तो करीब 1 किलोग्राम बोरोन आपको प्रति हेक्टेयर बुआई के समय देना चाहिए, जो सुहागा के रूप में या बोरेक्स के रूप में भी उपलब्ध है। उसमें 10% होता है, तो हम करीब 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा आपको ध्यान रखना है एक साथ ना दें। जो आपका 80 किलोग्राम है उसको आप 2 हिस्सों में बांट लें। बुआई के समय आधी किलोग्राम नाइट्रोजन और बाकी सभी पोषक तत्व आपको बुआई के समय, यानी आप आखिरी जुताई जब खेत में करते हैं उस समय खेत में मिला दीजिए और अगले दिन उसके डायगोनल आप खेत में सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई कर सकते हैं। जो बची हुई आधी मात्रा है वो आपको पहली सिंचाई के बाद में देना है। किसान मित्रों, कई बार देखा गया है कि खड़ी फसल में भी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सही प्रकार से नाइट्रोजन प्रबंधन नहीं हो पाया है, आप सही प्रकार से खेत में डाल नहीं पाए हैं, तो आप देखेंगे कि पुरानी पत्तियां तो पीली होती ही हैं। अगर आपको लगे कि नई पत्तियां यानी ऊपर वाली आने वाली पत्तियां भी अगर पीली दिखाई देती हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है। अगर नीचे की पत्तियां पर्पल या बैंगनी होने लगे तो फास्फोरस की कमी के लक्षण है। और पोटेशियम की कमी में क्या होता है, पत्ती चमड़े की जैसी हो जाती है और इन्वर्ट कर्लिंग मतलब अंदर की तरफ से मुड़ने लगती है। तो ये खास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी के लक्षण है। सल्फर की कमी में मार्जिनल जो आपका पत्तियों की साइड में लाल रंग आने लगता है। तो खड़ी फसलों में भी इसका उपचार किया जा सकता है। आप 8 से 10 किलोग्राम डीएपी ले लीजिए या 2% डीएपी के घोल को अगर आप छिड़कते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही की कमी आप खड़ी फसल में भी पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम के लिए भी आप केसीएल ले सकते हैं या म्यूरेट ऑफ पोटैश ले सकते हैं। उसका भी करीब आपको 2% या 1 से 2% का घोल बनाकर आप खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी फसल को यदि संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक दिए जाएं, तो निश्चित रूप से पौधों की अच्छी बढ़वार एवं उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता वाली फसल भी प्राप्त की जा सकती है। जहां तक संभव हो मृदा जांच के उपरांत ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। सरसों की फसल के बेहतर उत्पादन के लिए खेत की पहली जुताई के पश्चात खेत में 4 से 5 टन तक पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। इसके अलावा खेत की आखिरी जुताई के समय रासायनिक खाद का उपयोग मिट्टी की जांच के हिसाब से करना होता है। इस प्रकार से खेत को तैयार करने से सरसों की अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। सरसों की फसल की पहली सिंचाई बीज रोपाई करने के 30 से 35 दिनों के बाद कर दी जाती है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी हो। दूसरी सिंचाई फूल आने पर करनी चाहिए, जिससे कलियों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। तीसरी सिंचाई जब फली में दाना आने लगे तो करनी चाहिए, जिससे दाने अच्छी तरह आ सके। ध्यान रखना चाहिए कि सरसों की फसल को अधिक सिंचाई न दे, क्योंकि अधिक सिंचाई होने पर फसल में फफूंद जनित समस्या उत्पन्न हो सकती है। सरसों की फसल की पैदावार किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहा है। राजस्थान के जयपुर के जम्बो रायगढ़ के निवासी मनोज पंचोली सरसों की खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सरसों
बहुत उपयोगी चीज है। सरसों की खली अपने जानवरों के काम आती है, सरसों का तेल अपने को खाने के काम में आता है। और अगर होती है तो 1 एकड़ के अंदर मतलब 8-10 बोरी के हिसाब से, मतलब यो मानो कि एक बोरी में अपन 100 किलो अगर लेके चले तो लगभग मेरे हिसाब से 10 बोरी 1 एकड़ के अंदर आराम से हो जाती है। तो ये सरसों की जुताई का और सरसों की बुवाई का बहुत बढ़िया फसल है। वैसे ज़्यादातर इसमें कोई कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगता है। सर्दी से थोड़ा सा मतलब सर्दी का बहुत वो रहता है इसमें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद करें। 30 से 35 दिन के भीतर आपको पहली सिंचाई देनी है और दूसरी सिंचाई उसके 30 दिन के बाद में, यानी कि 60 से 65 दिनों के बाद में। ध्यान रखिए किसान मित्रों की सरसों को 2 से ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, और अगर 55-60 दिन पर अगर एक महावट या विंटर रेंज जिसको हम कहते हैं वो आ जाती है तो और भी दूसरी सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती। ध्यान रखिए कि दिसंबर के बाद दूसरी सिंचाई ना दें, क्योंकि उस समय तापमान में कमी होती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, फॉगी रहता है। तो इस प्रकार की स्थितियों में अगर आप पानी भी बहुत ज्यादा देते हैं तो उससे और जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो दोनों सिंचाई आपको दिसंबर से पहले देनी है। इसके समय पर बुआई बहुत ही जरूरी है। सरसों की फसल में लगने वाले कीटों व खरपतवार नियंत्रण की सलाह देते हुए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राहुल भारद्वाज ने किसानों को क्या राय दी, आइए जानते हैं। इसमें करीब 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से आप दे सकते हैं। फास्फोरस की बात करें तो 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस इसके लिए पर्याप्त रहता है। हालांकि ये तेल वाली फसल है तो इसके अंदर आप गंधक का भी प्रयोग शुरुआती जब बुआई करते हैं उसी समय गंधक भी आप उपयोग में ला सकते हैं। अब इसके पानी की बात करें तो देखिए सरसों की खेती 2 तरीके से की जाती है, बारानी भी होती है और सिंचित भी होती है। बारानी क्षेत्रों के लिए सरसों की जब बुआई करते हैं तो पिछली खरीफ की फसल में आपने कुछ नहीं लिया है, बारिश थोड़ा ठीक हुई है, जो मृदा के अंदर नमी का उचित स्तर बना हुआ है, तो उस कंडीशन में बिना कुछ पानी पिलाए खेत को और सीधे की सीधे बुआई कर दी जाती है। और उसके बाद वो पूरी की पूरी जो खेती रहती है वो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। यदि मावट आपके क्षेत्र में होती है तो मावट से ही वो पूरी की पूरी फसल आपकी होगी। दूसरा, यदि आप सिंचित क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं तो सिंचित क्षेत्र में बुआई करने के लिए आप क्या पलेवा कर दें, पलेवा प्री इरिगेशन, यानी आप बुआई करने से पूर्व एक बार खेत को पानी पिला दें और उसके बाद अच्छी नमी हो, जल भराव की स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखें, और नमी जब उचित हो उसके बाद में बीज की आप उसमें बुआई कर दें। सरसों की फसल में 75% कलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर देना चाहिए। बीज अलग करने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि बीज अच्छी तरह से सूख गए हैं या नहीं। सूखे बीज का ही भंडारण करें जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। सरसों की खेती में लागत की बात की जाए तो उसकी खेती में अन्य फसलों की तुलना में कम लागत आती है, क्योंकि सरसों की फसल में पानी काफी कम लगता है। सरसों की खेती में किसानों को प्रति हेक्टेयर 30 से 40 हजार रुपए की लागत आती है। अब कई बार देखा गया है कि कई तरह के खरपतवार जो हैं वो आपकी फसल के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपने जो पोषक तत्व फसल के लिए दिए हैं वो आपके ज्यादातर खरपतवार ही ले जाते हैं। खरपतवारों में जैसे चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले दोनों इसमें पाए जाते हैं। बथुआ है, खरतुआ है, सतगठिया है, आर्जिमोन जिसको हम बोलते हैं, सत्यानाशी है, ये कई सारे हैं जो फसल के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अच्छी तरह से खेत की आप तैयारी करें और बुआई के जस्ट बाद यानी 1 से 2 दिन के अंदर जब आपकी फसल के अंदर अंकुरण शुरू ना हुआ हो, और तो ऊपर की लेयर पे ध्यान रखिएगा कि जैसे बीज की बुआई ज्यादातर हम 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे करते हैं, तो 1 से 2 सेंटीमीटर तक अगर आप मिट्टी को ड्रेंच करते हैं, एक खरपतवार नाशक है पेंडिमिथेलिन, इसकी मात्रा ध्यान से देखिए, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ही हम खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। उसके अलावा 30 दिन के बाद जब आप पहली सिंचाई देते हैं उसके बाद एकदम आप देखेंगे खरपतवार निकल कर आते हैं, उस समय अगर आप एक निराई गुड़ाई कर देते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ आपकी मिट्टी में वातन अच्छा होता है और पौधे की जो बढ़वार भी है वो भी अच्छी देखी गई है। उस समय फसल भी क्योंकि छोटी होती है तो इस प्रकार का इंटरकल्चरल ऑपरेशंस बहुत ही आसान होता है। इसकी खेती में प्रति हेक्टेयर 20 से 22 क्विंटल सरसों का उत्पादन हो जाता है। इससे किसानों को शुद्ध 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है।
सरसों की मांग के अनुसार भारत में कम उत्पादन है। यही कारण है कि सरसों के तेल के दाम हमेशा ऊंचे स्तर पर रहते हैं। आने वाले समय में देश में सरसों के तेल की खपत में बढ़ोतरी बनी रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में किसान अगर सरसों की खेती करते हैं तो उन्हें अधिक मुनाफा हो सकता है। सरसों एक ऐसी फसल है जिससे कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं और ये व्यंजन बता दें आपको न केवल स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी साबित होते हैं बल्कि मार्केट का निर्माण भी करते हैं और यही मार्केट हमारे किसानों का यानी कि आप लोगों का जो मुनाफा है वो कई गुना तक बढ़ा देता है। बता दें आपको कि अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों का साग काफी प्रचलित है और पंजाब में तो ये काफी पसंद किया जाता है। जी हाँ, इसी के चलते आजकल मार्केट में सरसों के साग का पेस्ट उपलब्ध है जिससे काफी फायदा मिल रहा है। तो फिर आइए आपको बताते हैं सरसों के पत्तों और उसके बीज के उपयोग के बारे में, उनके फायदों के बारे में। सरसों के पत्तों से सब्जियां व पेस्ट बनाया जाता है जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इसके बीज का उपयोग कई व्यंजनों में तड़का लगाने में किया जाता है। बीज से तेल निकालने के बाद बची हुई खली का उपयोग पशुओं के चारे में किया जाता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। सरसों के तेल का उपयोग अचार आदि बनाने में बहुतायत से होता है जो किसानों के लिए कमाई में वृद्धि करने का काम करते हैं। सरसों के तेल की गुणवत्ता की यदि बात करें तो इसमें जो फैटी एसिड्स का कॉम्पोजिशन है वो इस तरह का है कि बहुत अच्छा पाया जाता है और ये एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, यानी कि कैंसर के कहीं ना कहीं बचाव में भी इसके तेल को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तेल की खास बात यह है कि कच्ची घानी से लेके हम एक्सपेलर्स में भी इसका तेल निकाल सकते हैं। तो आजकल क्योंकि एफपीओस पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा सरकार की ओर से भी है तो किसान मित्र अपने एफपीओ बनाकर एक लोकल विलेज लेवल पर भी अपना एक्सपेलर स्टार्ट कर सकते हैं, कच्ची घानी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक उद्यम के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। साबुन एवं रबर संबंधित उद्योगों में सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। इन उद्योगों में सरसों के तेल का उपयोग प्रमुखतः प्रतिस्थापक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मशीनों में सरसों का तेल स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। सरसों के बीज में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक माने जाते हैं। सरसों में कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इसमें विटामिन बी, प्रोटीन और फाइबर की भी मात्रा खूब पाई जाती है। सरसों हमारी सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार सरसों का हर हिस्सा सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें कैरोटीनॉइड, फेनोलिक कंपाउंड्स और ग्लूकोसिनोलेट्स जैसे कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स की मदद से कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचना आसान होता है। इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण सेहत के लिए अन्य प्रकार से भी फायदेमंद हो सकते हैं। सरसों बता दें आपको कि कई मायनों में फायदेमंद होती है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार सरसों का हर हिस्सा फायदेमंद होता है। जी हाँ, कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कई औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं। मधुमेह और हृदय रोग से बचाव में ये अहम भूमिका निभाती है। तो क्या क्या फायदे हैं सरसों के स्वास्थ्य के लिहाज से, आइए आपको बताते हैं। सरसों एक ऐसी फसल है जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होती है। इसके पत्तों में विटामिन बी और सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ल्यूटिन और जेक्सेंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स सरसों के साग में पाए जाते हैं। ये दोनों ऑक्सीडेंट्स आंखों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। डॉक्टर इन गुणों के कारण नेत्र रोग से परेशान मरीजों को आंखों की दिक्कतों को दूर करने के लिए डाइट में सरसों के साग को शामिल करने की सलाह देते हैं। सरसों आंखों के रेटिना को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है। सरसों के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करते हैं और फ्री रेडिकल से बचाव करते हैं। फ्री रेडिकल्स कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का कारण बनते हैं और दिल से लेकर दिमाग तक को प्रभावित करते हैं। सरसों के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनॉइड्स की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। इनमें विटामिन सी भी होता है। कच्चे हो या पके हुए सरसों के पत्ते दोनों ही तरीकों से विटामिन के से भरपूर होते हैं। विटामिन के दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है और खून का थक्का बनने से रोकता है।
ये हड्डियों के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए सरसों के पत्तों का सेवन लाभकारी साबित होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का मजबूत होना सेहत के लिए बेहद आवश्यक होता है। सरसों के साग में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सरसों का साग इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सरसों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कैंसर को पनपने से रोकते हैं। इसके अलावा एक अन्य शोध में पाया गया कि सरसों के तेल में मौजूद ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोलन कैंसर के खतरे को रोकने में प्रभावी असर दिखा सकता है। सरसों में मौजूद औषधीय गुण अस्थमा में लाभकारी हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सरसों के बीज में साइनपाइन नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ये मांसपेशियों की सक्रियता और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर अस्थमा की स्थिति के विपरीत क्रिया उत्पन्न कर अस्थमा को रोकने में मदद कर सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सरसों को हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सरसों के साग का सेवन करना पसंद करते हैं। गुणों के मामले में सरसों को बहुत ही अच्छी फसल माना जाता है। सरसों पौष्टिक फसलों की सूची में शामिल एक बहुउपयोगी फसल है। सरसों के पत्ते खाने में कसीले हैं, लेकिन ये कई बड़े रोगों में अत्यंत लाभकारी भी हैं। सरसों विटामिन बी व सी का एक अच्छा स्रोत है। सरसों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। सरसों के पत्ते के जूस में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके सेवन से कोशिकाओं को नुकसान से बचाया जा सकता है और सूजन को कम किया जा सकता है। सरसों के पत्तों को नाश्ते में काली मिर्च, काला नमक व अदरक के साथ खाने से बदहजमी, खट्टी डकारें, पेट फूलना व कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसे खाने से भूख भी बढ़ने लगती है और पेट साफ रहता है। सरसों का जूस व पत्तों का सेवन आंतों की सूजन को कम करके पाचन में सुधार करने में मदद करता है। यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो सरसों के पत्तों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि काले सरसों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सरसों का सेवन त्वचा के रंग को निखारने में भी उपयोगी होता है। सरसों के बीज के फायदे वजन घटाने में भी देखे गए हैं। रिसर्च के अनुसार सरसों के तेल में डाइसेलिग्लिसरॉल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो वजन घटाने में सहायक हो सकता है। सरसों के बीज पाचन क्रिया में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे वजन कम होने में मदद मिल सकती है। रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए भी सरसों का उपयोग किया जा सकता है। एक शोध में पाया गया कि सरसों के बीज में मेथनॉल अर्क पाया जाता है, जिसमें एंटी हाइपरटेंशन प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में अगर सीमित मात्रा में सरसों या राई के बीज का सेवन किया जाता है तो रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। सरसों के पत्ते का जूस पीने से ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को काफी फायदा मिलता है। डॉक्टर ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोगों को सरसों के पत्तों को खाने की सलाह देते हैं। देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है। बता दें आपको कि इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार द्वारा विदेशों से खाद्य तेलों को आयात किया जाता है, जिसके लिए सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है। जी हां, इस खर्च को बचाया जा सके, खाद्य तेलों की दिशा में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी हां, सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी है, उसमें कई गुना तक बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे से ज्यादा किसान सरसों की खेती की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। जब इसका उत्पादन बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं खाद्य तेलों की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर। आइए सरकार की नीति और योजनाओं के बारे में भी अब आपको जागरूक करते हैं। खाद्य तेलों के आयात में भारत सरकार को हर साल बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अतः खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता कम करने के लिए तिलहनी फसलों, विशेषकर सरसों के उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सरसों की खेती के लिए राजस्थान की मिट्टी, जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में सरकार प्रति बॉक्स और कॉलोनी की कुल लागत पर 40% यानी 4,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। देश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही प्रयास कर रही हैं। इसके लिए किसानों को तिलहन फसलों का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान सरकार किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रही है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में पानी की कमी है उन इलाकों में कृषि विभाग की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के तहत
भारत सरकार की अनुमोदित कार्य योजना के तहत सरसों उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 100% अनुदान पर 8 बीघा भूमि में सरसों की बुआई के लिए निशुल्क सरसों का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान सरकार बीज अनुदान योजना के तहत सरसों के बीजों पर 50% अनुदान देती है, लेकिन क्षेत्र विशेष के लिए योजना का क्रियान्वयन होने से उस क्षेत्र के किसानों को 100% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान में रबी सीजन 2022-23 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत सरसों विशेष कार्यक्रम के तहत 9 प्रकार की उन्नत किस्मों के 7,34,400 मिनी किट सरसों उत्पादन वाले 30 जिलों में वितरित किए गए हैं। इससे राज्य में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसान सरसों की बुआई कर चुके हैं। आज के दौर में मनोज पंचोली जैसे किसान खेती को आय के प्रमुख साधन होने का एक सशक्त प्रमाण दे रहे हैं। एक ऐसे दौर में जहां युवा खेती से दूर भागने की कोशिश कर रोजगार के दूसरे रास्तों को तलाश रहा है, ऐसे में इनके जैसे सफल किसान खेती को आय का एक प्रमुख स्रोत होने का प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे खेती को भी रोजगार का ही एक हिस्सा बनाया जा सकता है। सब्जी में प्रमुखता पाने वाली और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से काफी उपयोगी माने जाने वाली सरसों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों की आय को बढ़ाने में ये एक सशक्त माध्यम बन सकती है। जी हाँ, हमारे जो किसान हैं सरसों की खेती को अपनाकर अपनी जीवन को, अपनी आर्थिक स्थिति को काफी सुधार सकते हैं, उसे सशक्त बना सकते हैं और इसमें उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है केंद्र व राज्य सरकारों का। जी हाँ, कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे जो किसान हैं, जो सरसों की खेती कर रहे हैं, उन्हें सभी सुविधाएं मिल सके, उनका आर्थिक रूप से विकास हो सके और साथ ही साथ हमारा जो देश है वो खाद्य तेलों की दिशा में आत्मनिर्भर बन सके। तो इसी के साथ बता दें आज के हमारे कृषि विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishivishesh@gmail.com। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।